स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम देख रहे हैं कक्षा 10 का जो मैथ का पेपर आया था 2023 में उसका सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहला सवाल आपके में आया है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। तो 196 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 196 के, ठीक है, देखिए 2 से करेंगे तो 98, फिर 2 से करेंगे तो 49, फिर 7 से 7, फिर 7, फिर 1। ये हो गया 2 की घात 2 और 7 की घात 2। प्रश्न पूछा गया है घातों का योगफल, तो आपका 2 + 2 कितना आ गया 4। आपका आंसर क्या आ गया 4, ठीक है। अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान क्या होगा। जब भी मूल समान होते हैं तो क्या होता है b² बराबर होता है 4ac, ठीक है। यहाँ देखिए b बराबर क्या है -k है, तो -k का होल स्क्वायर बराबर होगा 4। a की जगह है 1 और c की जगह है 4, ठीक है। k² बराबर हो गया 16, तो k बराबर हो गया ±4। आपका आंसर हो गया ±4। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी हो। y अक्ष से दूरी हम क्या कहते हैं, y अक्ष से दूरी होती है x निर्देशांक, और x निर्देशांक कितना है 3। आंसर हो गया 3। अगला प्रश्न है 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि देखिए 3x + 2y = 11, ठीक है। इसमें x की जगह, क्योंकि हम आज से ही देखना शुरू कर देते हैं, तो x की जगह रख देते हैं 1 और y की जगह रख देते हैं 4, ठीक है। देख लेते हैं, ये हो गया 3 और ये हो गया 8। 3 और 8 कितने हो गए 11, 11 बराबर 11। ये पहले से ही संतुष्ट हो रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,4। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 3√3x² + 10x + √3 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। देखिए इसमें आपको दिया हुआ है 3√3x² + 10x + √3 बराबर 0। विविक्त कर क्या होता है b² - 4ac, ये होता है d, ठीक है। देखिए b² क्या होगा 10, 10 का स्क्वायर -4, a की जगह है 3 √3 और c की जगह है √3, ठीक है। ये हो गया 100, ये हो गया 4, 3 तो है ही, √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 3, और इसके बाद आपके पास आ गया 100 माइनस 9, 3 त्रिक के 9 और 9 चौक 36, कितना आ गया 64, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया है 64। नेक्स्ट है, देखिए अगला प्रश्न है आपके पास 18, a, b - 3 समांतर श्रेणी में है तो a + b का मान होगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा। समांतर श्रेणी हमारी है 18, a, b - 3। हम क्या मानते हैं, जब भी हम मानते हैं तो a + d, a + 2d, a + 3d, इस प्रकार से समांतर श्रेणी मानी जाती है। तो अगर हम इसको यहाँ से माने तो हमारा जो होगा, देखिए a + 3d बराबर हमारा है -3, ठीक है, यही है। और a बराबर कितना यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, a बराबर है 18, ठीक। 18 + 3d बराबर है -3, तो 3d बराबर है -3 - 18, ठीक। 18 और 3 माइनस के 21, तो 3d बराबर हो गया -21 और ये हो गया -21/3 -7, ठीक है। तो हमारा d बराबर आ गया है -7। अब हम a और b की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। a बराबर कितना है, a बराबर है a + d, मतलब है 18 - 7, कितना आ गया 11, ठीक है। b बराबर है a + 2d, तो 18 - 14, कितना आ गया 4। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a + b, मतलब 11 + 4, कितना आ गया 15, कितना आ गया 15। आंसर हो गया 15, ठीक है। अगला प्रश्न है 3 sec 45 cos 45 की वैल्यू होगी। देखो यहाँ से हम जानते हैं sec थीटा cos थीटा की वैल्यू 1 होती है मल्टीप्लाई करने पर, तो ये सीधा सीधा 3 × 1 से आपका 3 आ गया आंसर, ठीक है। कितना आ गया 3। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला पेज लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है आपका वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी क्या होती है, व्यास। व्यास वृत्त की त्रिज्या का दुगना होता है और वृत्त की जीवा भी होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या है आपकी 3.5 सेंटीमीटर, तो वृत्त की
परिधि होगी, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, 2 गुणा 22/7 और r की वैल्यू है 3.5। ठीक है, 3.5 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो ये क्रॉस हो गया, बचा कितना 22, तो आपका आंसर हो गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है, घन की भुजा का माप होगा। ठीक है, तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², कितना होता है ये 486, ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो a² बराबर होगा 486/6, भाग देंगे हम इसमें तो 8 और 1। ठीक है, तो a बराबर आ गया आपका 9। ठीक, प्लस माइनस 9 आता वैसे, लेकिन क्योंकि भुजा है तो माइनस में तो होने से रही, तो ये आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3 और 4 का बहुलक है। बहुलक क्या है, जो सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक होता है। ठीक है, क्या आया है सबसे ज्यादा बार 4, तो ये हो गया बहुलक। अगला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक पासे को फेंकने पर 1 से लेकर 6 तक के अंक आते हैं, तो कुल संभव परिणाम आपके कितने हो गए 6 हो गए। 4 से बड़े अंक कौन कौन से हो गए 5 और 6। ठीक है, यही दो अंक होंगे, तो अनुकूल परिणाम आपके कितने हो गए, अनुकूल परिणाम आपके हो गए 2 और कुल संभव हो गए 6, तो प्रायिकता हो गई 2/6 मतलब 1/3। ठीक है, आंसर क्या हो गया 1/3। अगला प्रश्न है, दो निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो 95 और 152 का HCF ज्ञात करना है। देखो आपको ज्ञात करना है 95 का और आपको ज्ञात करना है 152 का HCF। तो सबसे पहले हम इनके करेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड करने पर आपको कुछ इस तरीके से प्राप्त हो जाएंगे 72, फिर आपका हो गया 38, फिर आपका हो गया 9। ठीक है, अब इसमें देखिए HCF क्या होता है, HCF होता है जो कॉमन होता है, तो कॉमन इसमें है 19 और इसमें भी है 19, बाकी ये 5 है इसमें 2 है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 19। ठीक है, अगला प्रश्न है, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, cos² 45 का मान है, तो हम जानते हैं cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2, तो इसमें आंसर आ गया 1/2। ठीक है, अगला प्रश्न है, वृत्त एवं उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु, जहाँ वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा मिलते हैं वो क्या होता है स्पर्श बिंदु। अगला प्रश्न है, 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 है, तो x का मान होगा, तो समांतर माध्य क्या होगा, देखिए 5 + 7 + 9 + x बटे कितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 4 संख्याएं हैं, बराबर कितना है 9। ठीक है, इधर इनको जोड़ लेते हैं, 9 और 7 आपके हो गए टोटल मिला के ये हो गए 21 + x और 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो ये हो गए 36 और x इधर, 36 - 21 कितना आ गया 15। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 15। वैसे आपको ये पूरा करना है, ये पूरा ही आपको कॉपी में करना है। ठीक, इसके बाद है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता बतानी है। देखिए इसको समझिए, जब भी दो पासे फेंके जाते हैं तो उनके लिए जो कुल संभव परिणाम होते हैं वो 6² 36 होते हैं, ये तो बात समझ में आएगी। इसके बाद अंकों का योग 7 आना है, तो 7 आने के लिए क्या होगा 2 5 होगा, 5 2 होगा, 6 1 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, 1 6, इसके अलावा 3 4 हो सकता है, 4 3 हो सकता है। तो कितनी संभावनाएं बन रही हैं ये 1 2 3 4 5 6, 6 संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है, यहाँ देख लें आप, तो अनुकूल परिणाम हो गए 6, कुल संभव परिणाम हो गए 36, प्रायिकता हो गई 1/6। ठीक है, प्रायिकता क्या हो गई 1/6, कैसे हुई है, दो पासे फेंके गए हैं तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो गए कुल संभव परिणाम। अब उसमें से अंकों का योग 7 आना चाहिए, तो 7 आने के लिए 2 5 5 2 6 1 1 6 3 4 4 3, ये संभावनाएं बनती हैं, तो ये हो गए आपके अनुकूल परिणाम और इनको मिला के आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, अब अगले प्रश्न है, के किस मान पर समीकरण 3x - 2y = 0 तथा kx + 5y = 0 के अनंत हल होंगे। देखिए इसके लिए एक नया पेज हम ले लेते हैं, आपको दिया हुआ है 3x - 2y = 0, kx + 5y = 0।
अनंत हल हैं, ठीक है। अनंत हल के लिए आपके पास क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2, ठीक, बराबर C1/C2, ये भी होता है, ये भी आप समझिए, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या मिलेगा, 3/K बराबर होगा -2/, ठीक है। K की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इधर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 बराबर हो जाएगा -2K। K की वैल्यू ज्ञात करनी है, -2 को इधर ले आएंगे तो ये हो गया -2, ठीक है। भाग जब हम देंगे तो ये K बराबर आ जाएगा -7, ठीक है। K की वैल्यू कितनी आ गई है, -7.5। अब देखिए इसके अलावा और प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न था द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य का सूत्र लिखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं। इसका जो मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो होता है -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। अगला प्रश्न क्या था, देखिए अगला प्रश्न था किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d हो तो पांचवा पद क्या होगा। ये तो हम सभी जानते हैं, a + 4d होगा पांचवा पद, a + 4d, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं समरूप कौन सी आकृतियां होती हैं, ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान लेकिन माप भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न, दो बार भिन्न भिन्न होती है, समरूप आकृति कहलाती हैं, ठीक है। समरूप आकृतियां कौन कौन सी होती हैं, जिनकी माप भिन्न भिन्न होती है लेकिन आकार समान होता है। कैसे, देखो आपने ताजमहल देखा होगा, मेन ताजमहल यूपी में आगरा में है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके छोटे छोटे प्रतिकृति मिलती हैं सब जगह। कहीं की जो की होल्डर होता नहीं है जिसमें मतलब चाबियां लगाते हैं, उस टाइप की छोटी छोटी प्रतिकृतियां मिलती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, समरूप आकृति की हैं। या जैसे इस तरीके से, हालांकि ये समरूप हो भी सकते हैं नहीं ही। मान लीजिए एक जो त्रिभुज है वो बड़ा है, दूसरा छोटा है, लेकिन उनके कोण सभी समान हैं और भुजाएं एक अनुपात में है, तो ये भी क्या है, एक समरूप आकृति होंगी, ठीक है। अगला है 2 10 30/1 - 10² 30 का मान रखना है। तो देखो इसमें सीधी सीधी वैल्यू रख देते हैं। 10 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3, और ये है 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया 2/√3 और ये हो गया 1 - 1/3, ठीक है। अब इसमें हम लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम लेंगे तो ये हो गया 3 - 1 तो कितना हो गया 2/3। अब ये जो संख्याएं हैं ये जाएंगी पलट के जाएंगी, तो 3 ऊपर और 2 आ जाएगी बटे में, 2 से 2 क्रॉस हो गया, √3 से ये √3 बार क्रॉस हो गया, तो आंसर आपका आ गया √3, ठीक है। अगला है 1 - cos² थीटा का मान थीटा बराबर 60 पर ज्ञात करना है। तो देखिए 1 - cos² थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा होता है कि नहीं, ठीक है। और ये स्क्वायर है, ये वर्गमूल लिया हुआ है, तो ये क्या बचा, sin थीटा, मतलब sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी, ये ज्ञात करना है हमें। देखिए एक छोटा सा हम त्रिभुज बना लेते हैं, हालांकि मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकती थी। ये है 30, ये क्या है 10 मीटर ऊंची मीनार है, ये है x, आप लगाएंगे 10 30 और लंब बटे आधार मतलब 10/x, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे, दिस इम्प्लाइज x बराबर हो जाएगा 10/10 30, ठीक। तो x बराबर आपका हो जाएगा 10 की वैल्यू कितनी है, सॉरी एक सेकेंड, तो ये हो गया 10, ये हो गया 1/√3, √3 ऊपर गया तो ये हो गया 10/3, ठीक है, मीटर, क्या हो गई, मीटर। ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात ये है,
ये मान लो x, तो ये है √3x, ये दिया रखा है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करेंगे, tan थीटा। लंब बटे आधार, मतलब x बटे √3x, x से x क्रॉस हो गया 1/3 √3, मतलब tan थीटा बराबर है 1/√3। ठीक है, अब tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। इससे क्या निकल के आ गया, इससे थीटा बराबर आ गया 30। ठीक है, 3 सेमी त्रिज्या के का एक वृत्त बनाना है। ठीक है, चलो बना लेते हैं, इस तरीके से बना लेना। हालांकि ये वृत्त नहीं बन पाया है, एक सेकंड, कोशिश करते हैं फुल प्रूफ वृत्त बनाने की। पेन टैप पे वृत्त नहीं बन पाता है, एक बार ये अगर बोर्ड होता तो बहुत अच्छे से बन जाता। ठीक है, अब इससे 5 सेंटीमीटर दूर एक लेना है बिंदु। कौन सा बिंदु लेना है, पी हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। ठीक है, अब इसका करते हैं अर्धक, यहाँ से एक चाप, यहाँ से एक चाप, यहाँ से एक, फिर यहाँ से एक चाप, फिर ये जो अर्धक है इसको मिलाएंगे। यहाँ मानेंगे केंद्र, इसको केंद्र मानते हुए और इसको त्रिज्या मानते हुए या पूरे को व्यास मानते हुए एक वृत्त की करेंगे रचना। क्या करेंगे, रचना। ये जो वृत्त इन बिंदुओं को जहाँ टच करेगा वहाँ पर P से मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम दो स्पर्श रेखाओं की रचना कर देंगे, A B, और ये है बिंदु P। ठीक, और इनका माप भी लिखना है। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए और 2:3 के अनुपात में विभाजित करके दोनों भागों का माप ज्ञात करना है। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है, AB, ओके। फिर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा बना लेते हैं, बना ली। इसके बाद 2:3 में विभाजन था तो 2 + 3 मतलब 5 चाप लगाने हैं यहाँ से बिना चेंज किए। तो 1 2 3 4 5, इनके नाम लिख देंगे A1 A2 A3 A4 A5। ठीक, B को A5 से मिला देना है। अब 2:3 में करना था तो ये जो 2 है इस दूसरे बिंदु पर इस A5 के बराबर कोण की रचना करनी है। तो सबसे पहले यहाँ प्रकार को रखते हुए एक चाप, फिर A पर प्रकार को रखते हुए एक चाप, फिर बिना चेंज किए यहाँ से यहाँ एक कट लगा के देखते हैं, या चेंज कर लो भले। यहाँ प्रकार की नोक रखी, यहाँ पेंसिल का सिरा आया, ये चाप हमने भर लिया अपने प्रकार में, फिर यहाँ से यहाँ के लिए एक कट लगाया। ठीक है, फिर इसको मिला दिया इस तरीके से। तो ये जो BA5 है, BA5 के समांतर एक रेखा खींच दी हमने। कौन सी नाम लिख दें इसको, A', A2, ये A' है, ये A2 है। ठीक है, तो ये जो रेखा, ये बिंदु आया है आपके पास A', तो ये है, इसको नापना है, फिर A', B को भी नापना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है तो त्रिज्यखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का माप क्या होगा। क्योंकि ये चतुर्थांश है और चतुर्थांश क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। त्रिज्यखंड चतुर्थांश है तो कितने का कोण होगा, 90 का। तो आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। दहला होने की प्रायिकता याद करनी है। देखिए, कुल संभव परिणाम कितने होंगे, कुल संभव हो जाएंगे 52। ठीक है, और दहले कितने होते हैं कांच की गड्डी में, 4। ठीक है, तो अनुकूल आपके कितने हो जाएंगे, 4। तो प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी, 4/52, मतलब 1/13। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार लिखिए। देखो, 13/125, इसमें 125 के कर लेते हैं गुणनखंड करने पर हमको प्राप्त हो जाएंगे 5�3। ठीक है, दशमलव प्रसार करना है बिना भाग दिए, तो हम क्या करेंगे, 5�3 है तो हम 2�3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2�3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 13 × 2 × 2 × 2, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10�3। ऊपर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 104 और ये हो गया 1000। भाग दे देंगे 1 2 3 1 2 3 0.104, ये हो गया। अगला है x² - x - 6 के शून्य ज्ञात करने हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको गुणा करने पर आए 6 और घटाने पर आ जाए 1। तो ये हो गई, ये कुछ इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। एक्स कॉमन ले ली तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले ली तो x माइनस 3 बराबर 0। x प्लस 2 और x माइनस 3 बराबर 0। एक बार आप करेंगे x प्लस 2 बराबर 0, इससे क्या आ जाएगा x बराबर माइनस 2। या आप क्या करेंगे x माइनस 3 बराबर 0, इससे आ जाएगा x बराबर 3। तो आपके पास शून्य प्राप्त हो गए, x बराबर माइनस 2 और x बराबर 3। ठीक है। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति का पता लगाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए निकालते हैं विविक्त कर। विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। बी बराबर कितना है, माइनस 12 लिख लिया। माइनस 4 ए की जगह लिखना है 4 और सी की जगह लिखना है माइनस 9। 12 12 144 हो गए, प्लस के माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 चौके 16, 16 गुणा 9 54 144। ठीक है, कितना आ गया 288। ठीक, चूंकि विविक्त कर बराबर 288 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। ठीक है। अगला है बिंदुओं 0 0 5 माइनस 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, x1 की जगह 0, x2 की जगह आपको लिखना है 5 बटे 2, y1 की जगह 0, y2 की जगह लिखना है माइनस 3 बटे 2। आपके पास आ गया 5 बटे 2 और माइनस 3 बटे 2। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। नेक्स्ट प्रश्न है समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस समय। देखिए, सबसे पहले तो आप एक समतल जमीन बना लेते हैं। ये एक समतल जमीन पर खड़ी 40 मीटर लंबी एक सॉरी 40 मीटर लंबी नहीं है, शायद 40 मीटर लंबी हो जाती है। देखिए, इस तरीके से बना लेते हैं। एक मीनार है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं h। ठीक है, इसकी छाया मान लीजिए x थी पहले, जब इसका कोण कितना था, जब इसका कोण था 60 डिग्री। ठीक, इसके बाद जब इसका जो कोण था सूर्य का वो 30 डिग्री होता है, तो जो छाया है वो एक्स्ट्रा 40 मीटर बढ़ जाती है। ठीक है, ये वाली बात प्रश्न में दे रखी है, तो हमें याद करनी है h। ठीक है बच्चों, देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है a, आपके पास है b, आपके पास है c और आपके पास है, यहाँ c लिख लेते हैं, यहाँ d लिख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, चित्र तो आपको समझ में आ ही गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में हम लेंगे tan 60। ABC यही है, इसमें लेंगे tan 60। tan 60 क्या है, लंब बटे आधार, यही है। tan 60 की वैल्यू √3, तो h बटे x। ठीक, यहाँ से h बराबर आ गया √3x, समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं त्रिभुज ABD। ABD में क्या है, tan 30। tan 30 में क्या है, h मतलब लंब बटे आधार, आधार क्या है x प्लस 40, इतना ही तो है। चलिए देखिए, अब यहाँ से क्या करते हैं हम, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 बटे √3 बराबर है h बटे x प्लस 40। ठीक है, इधर x प्लस 40 इधर आ गया बटे √3, ये आ गया h। ये है समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1 में भी h की वैल्यू है, समीकरण 2 में भी h की वैल्यू है, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, √3x बराबर हो जाएगा x + 40 बटे √3। ठीक है, यही होगा। ओके, इधर √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 3x बराबर x + 40, x का पक्षांतरण तो ये हो गया 40, तो 2x बराबर आ गया 40, तो x बराबर आ गया 20। ठीक है, पर हमें x नहीं ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है h। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा h बराबर √3 गुणा 20। ठीक है, कितना मिल जाएगा, √3 गुणा 20। इसमें √3 की वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का, तो h की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20 का मल्टीप्लाई करने पर 34.64। 1 मिनट यहाँ लिख देती हूँ, 34.64 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आ गई मीनार की ऊंचाई। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इतना आंसर निकालें, आप इतना भी आंसर निकाल सकते हैं, कहीं भी गलत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रोसेस यही फॉलो करना है, चित्र अच्छे से बना लेना, ABC ABD और ये बराबर कर देना। आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है, आप इतना भी छोड़ के आ सकते हैं तो पूरे नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर भुजा के नाप वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सुनिए, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं, ये हमने खींच लिया। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर प्रकार में भरते हैं, प्रकार से यहाँ एक चाप लगाते हैं इस बिंदु से, फिर एक चाप लगा देते हैं इस बिंदु से, ये दो चाप कट रहे हैं उनको मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया, तो ये तो आपको त्रिभुज में मिल गया 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, फिर हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, तो एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लेनी है। क्योंकि 2/3 का अनुपात है तो हम चाप लगाएंगे, जैसे मैंने ये नाम ले दिया है A, ये नाम दे दिया B और ये नाम दे दिया है C। ठीक है, चाप लगाएंगे 3, 1 2 3 समान चाप हैं, कोई चेंज नहीं है, A1 A2 A3। ठीक है, A3 को मिला देंगे B से। अब क्या करेंगे, इस A3, ध्यान से समझिएगा, अब इस A3 के समांतर, A3B के समांतर A2 से एक रेखा खींचनी है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक चाप लगाएंगे और यहीं से फिर A2 से भी एक चाप लगा लेंगे। देखो यहाँ तो प्रकार की नोक रखनी है, यहाँ चाप लगाना है, प्रकार की नोक चाप लगाना है, फिर यहाँ प्रकार की नोक रखनी है, इसको नाप लेना है, फिर यहाँ प्रकार की नोक रखनी है, इसको नाप लेना है, और फिर इसके समांतर ये जो A3B आपको दिख रही है, इसके समांतर इस A2 से एक रेखाखंड खींच देंगे। ठीक है, ये हमने खींच दिया। ये जो रेखाखंड है ये यहाँ पर मिलेगा, इसको नाम दे देंगे B'। ठीक, अब क्या करेंगे, इस B के बराबर यहाँ पर भी एक कोण बनाना है, तो ऐसे ही चाप काटेंगे, यहाँ B' से काटेंगे, यहाँ प्रकार की नोक, यहाँ चाप लगाना है, यहाँ प्रकार की नोक, यहाँ चाप लगाना है, फिर इस तरीके से इसको मिला देना है। तो ये एक BC के समांतर B', C' रेखा खिंच गई है, तो हमको एक नया त्रिभुज प्राप्त हो गया है AB', C। ठीक है, हमको क्या प्राप्त हो गया है, AB', ये हमको नया त्रिभुज प्राप्त हो गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो एक दूसरे को समांतर है। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लेते हैं। देखिए क्या वृत्त बना है, शानदार। एक मिनट, चित्र तो अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया है हमने। अब क्या करना है, ये जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी दो स्पर्श रेखाएं खींचनी जो एक दूसरे को समांतर हों। ठीक है, त्रिज्या के वृत्त पर खींचनी है, बाकी कोई भी नहीं दिया हुआ है कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, इस का एक व्यास खींच लेते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए हम क्या क्या जानते हैं, हमने व्यास खींच लिया है जो केंद्र से गुजर रहा है। हम जानते हैं कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं
समांतर होती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो व्यास का सिरा है इस सिरे पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की स्पर्श रेखा समकोण पर स्थित होती हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पर 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ से एक चाप काट लेते हैं। ठीक, यहाँ से पहला चाप 60 का, दूसरा 120 का, फिर यहाँ से एक कट और फिर यहाँ से एक कट, फिर इसको मिला देंगे। सॉरी, देखिए फिर इसको हम इस तरीके से सीधी मिलाएंगे तो ये एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ इस तरफ एक 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। इस तरीके से ही बना देंगे और फिर इसको मिला देंगे। तो ये भी हमारे पास एक क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो आराम से मिला लेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं हमने खींच दी हैं और दोनों ही स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अगला प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध करना है कि वे सर्वांगसम होते हैं। देखिए आपको 2 त्रिभुज दिए हुए हैं। ठीक है, पूरा तरीका क्या है, सबसे पहले तो हम लिखते हैं दिया है, यही तो लिखते हैं दिया। क्या दिया है, दिया है हमको एक त्रिभुज, फिर हमको दिया है दूसरा त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, क्षेत्रफल बराबर है और दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए एक तो दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, एक तो ये बात दे रखी है। दूसरा दिया हुआ है एरिया ऑफ ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये बातें दे रखी हैं। ठीक है, प्रश्न में बात समझ में आ गई। अब हमको क्या करनी है, अब क्योंकि हमें सिद्ध करना है तो हम लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति क्या लिख रहे हैं, उपपत्ति क्या कहती है कि अगर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान है तो मतलब अगर दो त्रिभुज अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इसी लाइन को लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, चूंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, यहाँ से क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज, ऐसे मैं लिख दूँ एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर होगा जैसे बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा, ये बात समझ में आ गई। लेकिन आपको दिया क्या है, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, लेकिन हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ए बी सी बराबर दिया हुआ है एरिया ऑफ पी क्यू आर के। ठीक है, इसका मतलब मैं ए बी सी की जगह पी क्यू आर का एरिया लिख सकती हूँ। दिस सिंप्लाइज क्या हो जाएगा कि एक बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर बट्टे क्यू आर स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अरे एक स्टेप छूट गया है तो आप कहेंगे मैडम ये क्या कर दिया आपने। यहाँ से इस पी क्यू आर का मैं इधर पक्षांतरण कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर, पक्षांतरण कर दिया, यहाँ क्या बचा ए। अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर की जगह 1 लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर। ठीक है, इससे क्या हो गया, बी सी स्क्वायर बराबर आ गया क्यू आर स्क्वायर के, क्योंकि क्यू आर का मैंने इधर पक्षांतरण कर दिया, तो इससे क्या हो गया, बी सी बराबर आ गया क्यू आर। ठीक है, अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ये सिद्ध करना है। इसको समीकरण नंबर 3 लिख लें आप। ओके, एक नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ मैं।
देखिए अब आपको दो त्रिभुज दिए हुए हैं, हालांकि आपको त्रिभुज नहीं बनाने हैं, लेकिन मैंने नया पेज लिया है इसलिए मैं बना देती हूँ। ये है ABC और ये है PQR, ठीक है। देखिए क्योंकि ये समरूप पहले से ही हैं, है कि नहीं, तो कोण B बराबर है कोण Q। क्यों बराबर है? चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये तो हम जान ही रहे हैं कि समरूप होंगे तो कोण तो बराबर होंगे ही होंगे। हमने अभी क्या सिद्ध किया है? BC बराबर है QR। कैसे सिद्ध किया है? समीकरण 3 से सिद्ध कर दिया है। और कोण C बराबर होगा कोण R। क्यों बराबर होंगे? चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ठीक है। अब देखिए कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, नियम से हो गया। त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज PQ, ठीक है। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। ओके, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है 60 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सीधा सीधा जानते हैं क्या? थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 बट्टे है 360, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7 और 7। 7 से 7 क्रॉस हो गया 6 बार, बाकी ये हो गया 11, ये हो गया 3 बार, ये हो गया 77 बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना छोड़ सकते हैं, भाग देके आगे भी कर सकते हैं। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और वृत्तीय सिरों के परिमाप हैं क्रमशः 18 और 6। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो हम बना लेते हैं शंकु का छिन्नक। इसी तरीके से एक शंकु का छिन्नक बनना है। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई यही है और ये है आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो है R1 त्रिज्या मान लीजिए, इसकी त्रिज्या मान लीजिए R2, ठीक है। इसकी परिधि दे रखी है और इसकी परिधि दे रखी है, ठीक है। इतना काम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है L बराबर 4 सेंटीमीटर, साथ ही दे रखी है हमें पाई R1, परिधि दे रखी है ना, तो 6 सेंटीमीटर, और पाई R2 दे रखी है 18 सेंटीमीटर। जिसकी त्रिज्या बड़ी है वो इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकाल रहे हैं? ऊपरी सिरे की परिधि ये दिया हुआ है हमको, कितनी दे रखी है? 18। ऊपरी सिरे की परिधि क्या होगी? पाई R2, सॉरी वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर, कितनी? 18, ठीक है। यहाँ से R2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 18 बट्टे 2 पाई, क्लियर, या 9 बट्टे पाई, ये तो ये आ गया। फिर है निचले सिरे की परिधि, ठीक है। ये दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। ये होगा 2 पाई R1 बराबर 6। R1 बराबर हो गया 6 बट्टे 2 पाई बराबर 3 बट्टे पाई, ठीक है। यही होगा 3 बट्टे पाई, क्योंकि त्रिज्याएं हैं तो सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर में, ठीक है। हमारे पास आ गई R1 R2 और हमारे पास L पहले से है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया? ये होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L। पाई तो पाई है ही, R1 आपकी है 3 बट्टे पाई, R2 है 9 बट्टे पाई और L की वैल्यू है 4। पाई गुणा 9 और 3 12, 12 बट्टे पाई गुणा 4, पाई से पाई क्रॉस, 12 का 4 से मल्टीप्लाई 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 48 वर्ग सेमी, ठीक।
अगला प्रश्न है, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो भुजा निकालेंगे, उससे बिना भुजा के तो काम चलने से रहा। तो सबसे पहले निकालेंगे भुजा, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है भैया? ये दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, ठीक है। ये है 64। घनमूल लेंगे, घनमूल लेने पर भुजा आपकी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए, एक चित्र हम बना लेते हैं छोटा सा। इधर देखिए, ये एक घन और ये एक घन, ठीक है। दो घन जोड़े गए हैं, तो इनकी जो एक भुजा है वो इधर भुजा उतनी ही रहेगी, लेकिन ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो घनाभ है, घनाभ की जो लंबाई है वो हो जाएगी 4 + 4, कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। घनाभ की जो चौड़ाई है, चौड़ाई उतनी ही रहेगी 4 सेंटीमीटर, और घनाभ की जो ऊंचाई है वह भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि जोड़ा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। संलग्न फलक हैं, दो फलकों को मिलाएंगे तो लंबाई ही बढ़ेगी, ठीक है। तो लंबाई बढ़ गई है। अब इसका हमें ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है? 2 LB BH LH, यही होता है। LB मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, यही होता है। देखिए, L कितना है? 8 4 4 4 8 4। तो देखिए, ये हो गया 2, और इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 32, और ये, ठीक है। फिर आपने कर दिया गुणा, तो ये हो गए 80। टोटल आपको आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है x दिया हुआ है 1 2। देखिए, वापस से सही से बना देते हैं, क्योंकि लाइन सीधी नहीं आई थी। देखिए, आपके पास दिया हुआ है x और आपके पास दिया हुआ है f, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यही है। इसके साथ f दिया हुआ है 2 4 5 4 2 2, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं योग, और इनका कर लेते हैं योग। 2 4 6 6 और 5 11 11, और 4 15 15 और 4 19 19 ही हो रहे हैं ना। 8 10 5 19, ठीक। अब हम निकाल लेते हैं fx, क्योंकि माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसका 8, इसका 15, ये हो गया 16, ये हो गया 10, और ये हो गया 12, ठीक है। फिर इनको जोड़ लेंगे। 8 2 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 2 23, हासिल की 2। ये है 1 2 3 4, 4 और 2 6, ठीक है। ये आ गया। अब आपको ज्ञात करना है माध्य। माध्य होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx है 63, सिग्मा f है 19, ठीक है। भाग दे दें, और भाग देने पर आपको प्राप्त हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसमें लिख दें इकाई, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, एक डिब्बे में 8 लाल कंचे हैं, 5 सफ़ेद कंचे हैं, 2 हरे कंचे हैं, एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है? सबसे पहले आप लिखेंगे कुल संभव परिणाम, यही तो लिखेंगे, ठीक। कुल संभव परिणाम क्या होंगे? 8 + 5 + 2, कितने हो गए? 15, ठीक। अब क्या है? एक लाल कंचा होने के लिए अनुकूल परिणाम, क्या? अनुकूल परिणाम। देखिए, लाल कंचे कितने हैं? लाल कंचे हैं आपके पास 8, ठीक है। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता का फॉर्मूला लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटे
कुल संभव परिणाम, पूरा फॉर्मूला आप लगाएंगे और लगा के आना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया 8/15। अब यही कर देती हूँ दूसरा। इसी का दूसरा क्या है, हरा कंचा नहीं हो। ठीक है, हरा कंचा न होने के लिए अनुकूल परिणाम क्या होगा। टोटल कंचे कितने थे, टोटल कंचे थे 15, इनमें से हरे कितने थे 2, लेकिन हमें तो हरे चाहिए ही नहीं, तो हमारे लिए ना होने के लिए कितने हो जाएंगे 13। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी फॉर्मूला लगा के अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। ठीक है, प्रायिकता हो जाएगी 13/15। प्रश्न नंबर 17 है, ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक श्रेणी बना लेते हैं, और ऐसी श्रेणी जिसमें 6 से विभाज्य है, ये वाली श्रेणी हमें बनानी है। ठीक है बच्चों, श्रेणी क्या होगी, 6, 12, 18, 24। ठीक है, और कितने धनात्मक पूर्णांक हैं, 40 संख्या। ठीक है, 40 संख्याएं हैं। ओके, ए बराबर कितना है 6, डी बराबर कितना है 12 - 6 तो 6, यही होगा। ठीक है, अब आपको निकालना है 40 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल। तो आपको पता है SN का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इसमें हम रख देंगे क्या, वैल्यू। SN में रखेंगे तो S 40 निकालना है, 40 पदों तक। n की वैल्यू कितनी है, 40 है, 40 संख्याएं हैं, बटे 2, 2 एक ही जगह कितना रखना है 6। ठीक है, प्लस n कितना है 40 -1, और d कितना है 6। ठीक, 2 का भाग 40 में दिया तो हो गया 20, 6 दूनी 12, और 40 में से 1 गए तो 39 × 6। ठीक है, 20, 12, 234, 234, 20 × 12 + 234 कितने हो गए 246, और मल्टीप्लाई कर दिया इनका तो ये हो गए 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, और 1 9, 2 दूना 4, और 1। ठीक है, तो 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना हो गया है, ऐसे धनात्मक पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हैं, 4920। अगला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 3 -1, 0 और 2 -4 हैं। देखिए, इनको हम मान लेते हैं क्या, माना त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं ये। ठीक है, कैसे मान लिया है, A बराबर 2 3, B मान लिया है -1 0, तथा C 2 -4 है। ठीक है, यहाँ अब हम क्या मानेंगे, ABC हैं तो आपको मानना पड़ेगा x1 बराबर 2, x2 बराबर -1, और x3 बराबर हो गया 2। ठीक है, x1 x2 x3, तथा y1 या इसी के नीचे भी लिख सकती हूँ, y1 बराबर हो गया 3, y2 बराबर हो गया 0, और y3 बराबर हो गया -4। ठीक है, अब क्या करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए जरा, 1/2 x1 x2 x3। ठीक है, अब x1 के बाद क्या था, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2। ठीक है, सर्कल बन रहा है 1 2 3, फिर 2 के बाद 3 2 1, और फिर 3 1 2। ठीक है, सर्कल बन गया। अब रख देते हैं वैल्यू
x1 की जगह रख दिया 2, y2 की जगह था 0, y3 की जगह था -4 और -4 ये हो गया +4, x2 की जगह है -1, y3 की जगह है -4, y1 की जगह है -3, -3 नहीं केवल 3, x3 कितना है, x3 है 2, y1 है आपका 3 और y2 है आपका 0। ठीक, 1/2 × 4 ये हो गया -1 × -7 और ये हो गया 2 × 3, 1/2, 4 दूनी 8, 7 का गुणा 1 से किया तो 7 और 6। ठीक है, यहाँ से आगे आपको करना है नीचे, मैं ले लेती हूँ यहाँ कॉर्नर पर 1/2 गुणा 21, भाग दे दिया, आ गया 10.5, किस में आएगा, शीर्ष है तो आप इसको लिख देना, क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, मतलब आप लिख देना 10.5 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 19 है आपका, एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बंटन में दिए हुए हैं, इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। आपको दे रखी है बंटन और इससे आपको ज्ञात करना है माध्यक। ठीक है, टेबल क्या क्या दे रखी है आपको, टेबल बना लेते हैं। प्राप्तांक, फिर आपको दे रखी छात्रों की संख्या जिसको मैं डायरेक्ट f लिख देती हूँ, है ना बच्चों, क्योंकि हमें माध्यक ज्ञात करना है तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा CF। प्राप्तांक है आपके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। साथ में आपको दिया हुआ है f और f है आपका 4, 28, 42, 20, 6। ठीक है, अब हम करेंगे योग तो यहाँ निकालेंगे CF। 4, 28 और 4, 32, 32 और 42 जोड़ देंगे, ठीक, टोटल है 100। ये तो आपकी टेबल बन गई है। ठीक है बच्चों, टेबल आप बना लेना। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो मैं अरे इसके बाद हम निकालते हैं n/2। n/2 मतलब 100/2 मतलब आ गया 50। अब हम देखते हैं n 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का समूह, यही तो है। ओहो, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का समूह है हमारा ये वाला, तो हम लिख देंगे माध्यक वर्ग आपका आ गया है 20 से 30। ठीक है, इस माध्यक वर्ग से हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है, हमारे पास उपलब्ध है L बराबर है 20, H बराबर हमारे पास उपलब्ध है 10, C हमारे पास है 32 और F हमारे पास है 42। ठीक है, माध्यक वर्ग से हमने ये सारी चीज़ें निकालनी है। अब हम निकालेंगे माध्यक का फॉर्मूला। माध्यक बराबर क्या, माध्यक हो गया L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H, यही होता है। L की वैल्यू कितनी थी 20। ठीक है, n/2 पहले ही निकाल चुके थे 50, C की वैल्यू हमारे पास थी 32, F की वैल्यू है 42। ठीक है बच्चों, और H की वैल्यू है 10।
20 प्लस 50 में से 32 घटाएंगे तो बचेगा 18 बटे 42 गुणा 10। 20 प्लस कुछ काट दें 9 और ये 21, ये 3 त्रिक के 9, 3 7 21 मतलब 30 बटे 7। अब ये 20 7 का भाग दे देंगे, 7 चौके 28 बचे 2, तो 7 दूनी 14 2, चलो इतना रख दें। आपका आंसर आ जाएगा 24.29। किसमें है ये? छात्रों की संख्या। तो ये आपकी, ठीक है, माध्यक आपका आ जाएगा 24.29। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, TP और TQ। ठीक है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर है 2 कोण OPQ के। सबसे पहले तो बना लेते हैं चित्र। ये है एक वृत्त, यहाँ एक बिंदु है बाह्य बिंदु, इस बाह्य बिंदु 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये है O। T है ये, T से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं PQ। सिद्ध करना है आपको PTQ, ये वाला कोण। ठीक है। 2 कोण OPQ के। एक मिनट, मैं इस O को यहाँ ले लेती हूँ। एक सेकंड, हम दूसरा बड़ा सा वृत्त बना लेते हैं, जिससे क्या है चित्र। ओहो, देखिए ये आपका आ गया वृत्त, ये इसका हो गया केंद्र, ये बिंदु हो गया T। PQ T ठीक है। देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें PTQ बराबर है 2 OPQ के। मतलब ये वाला जो कोण है ये सिद्ध करना है, ये O है OPQ, ये वाले कोण। ठीक है। इस वाले कोण के दुगने के बराबर सिद्ध करना है। करेंगे कैसे? सबसे पहले दिया है, सबसे पहले तो चित्र बना लेना। ठीक है। फिर दिया है में क्या क्या दिया हुआ है? TPTQ स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? PTQ बराबर है 2 कोण OPQ के। ठीक है। अब उपपत्ति देखिए, सबसे पहले हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं चूंकि कोण PTQ ये वाला कोण प्लस कोण POQ ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना होता है? POQ मिला के 180 होते हैं। समीकरण नंबर 1। ठीक है। कैसे 180 होते हैं? क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, पूरा क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। 90 90 180 हट गए, ये दोनों 180 के हुए। ठीक। अब क्या करते हैं? अब करते हैं हम त्रिभुज POQ में, इसको ध्यान से देखना। POQ दिख रहा है? POQ कोण OPQ प्लस कोण OQP प्लस कोण POQ बराबर 180। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, इसलिए। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज लेना होगा, इसलिए पहले समझा देती हूँ। ये क्या है? त्रिभुज है OPQ, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में OP क्या है? त्रिज्या। OQ क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या आपस में बराबर होंगी। तो किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। तो बराबर होंगे तो ये जो कोण है ये वाला और ये कोण ये वाला, ये आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज।
त्रिभुज POQ में OP बराबर OQ त्रिज्याएं हैं, ठीक है। इसलिए कोण OPQ बराबर होगा कोण OQP के। कोष्टक में लिख लेना बराबर भुजाओं के सामने के कोण, ठीक है। ये हो गए। दिस इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, कोण POQ प्लस कोण OPQ प्लस कोण OPQ बराबर 100। कोण POQ प्लस 2 कोण OPQ बराबर 100। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, POQ प्लस 2 कोण OPQ बराबर हो जाएगा POQ प्लस कोण PTQ, ठीक है। अब देखो POQ क्रॉस कोण PTQ बराबर 2 कोण POPQ। अब इसको मैं आपको एक बार और समझा दूँ, ये सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। PTQ बराबर सिद्ध करना था 2 कोण OPQ। अब देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया, OPQ और OQ भी बराबर होंगे, ठीक है। अब ये जो Q वाला कोण था उसकी जगह भी मैंने P वाला रख दिया, तो ये समीकरण 2 बन गया। अब पहले पेज से मैं आपको समझाती हूँ। देखो समीकरण 1 क्या था, PTQ और POQ 180 के थे, ठीक है। समीकरण 2 क्या बन गया था, मैं यहाँ से आपको समझाऊँ तो OPQ और POQ ये 180 के बराबर बन गए थे। ये समीकरण 2 बन गया था ना, उस पेज पे देखो, ये तो ये 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है। तो जब दोनों 180 के बराबर तो आपस में भी बराबर रख सकते हैं। तो PTQ POQ का योग 2 OPQ और POQ के बराबर रख दिया है हमने नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। ये मैंने बराबर रख दिया, POQ से POQ क्रॉस हो गया तो आपको बच गया है PTQ बराबर 2 कोण OPQ। इतने सिद्ध, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर है 14 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसकी बनाएंगे हम टेबल। टेबल हो गई है टेढ़ी। देखो इसमें हमें रखने हैं x के मान। इसमें बच्चों को कुछ दिक्कतें आई हैं। दिक्कतें क्या आई हैं कि उन्होंने जैसे रख दिया है x की मान 0, तो y की वैल्यू आ गई 14, फिर x का मान ऐसे रखा 1, तो y की वैल्यू आई है 13। इसमें क्या है कि y की वैल्यू ज़्यादा जा रही है, x की वैल्यू कम आ रही है। इससे दो रेखाओं को काटने में थोड़ी सी दिक्कत कुछ बच्चों को महसूस हुई है। तो आप चाहें तो कुछ ऐसे मान रख सकते हैं जिनमें ज़्यादा अंतर नहीं हो। जैसे मान लो मैं x का मान 4 रख दूँ, ठीक है। x बराबर 4 रखेंगे तो 14 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 10, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ रख दूँ 6, आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, या मैं 6 ना रख के 7 रख दूँ या 8 रख दूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए ले रही हूँ कि जब भी ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ में जो संख्याएं हैं वो पास पास आ जाए, मतलब हमें ज़्यादा बड़ा पैमाना नहीं लेना पड़े, ठीक है। केवल इतनी सी बात है। अगर मैंने यहाँ 7 रख दिया है तो 14 माइनस 7 तो हो गया 7। अगर मैंने यहाँ मान लीजिए 9 रख दिया है, आप चाहें रखें, आप कोई दूसरी संख्या भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 माइनस 9 आपके बचेंगे 5, ठीक है। एक और कोई अंक ले सकते हैं। मैंने जैसे 7 ले लिया, बीच में कोई और भी ले लो, मान लो 5 ले लो, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। 4 ले रहे हैं इसलिए, नहीं तो 3 से भी काम चल सकता है। ये तो एक टेबल हो गई। दूसरी है आपकी x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से x बराबर आ गया 4 प्लस वाई, ठीक है। फिर इसकी टेबल बनानी है x y। अब यहाँ देखो x की वैल्यू ना रख के y की वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब y बराबर आप कुछ भी रख लो, जैसे मान लो मैंने रख दिया 2, y बराबर 2, तो x बराबर आ गया 6। y बराबर ले लिया जैसे कि 3, तो 3 और 4 हो गए 7। y बराबर ले लिया मान लो 5, 5 और 4
9, या कोई और ले लो, y बराबर 7 ले लो, 6 ले लो, जो भी आपका मन करे। मैंने ले लिया जैसे 6, तो x बराबर आ गया 10। ठीक है, 2 टेबल बन गई आपकी। ठीक, अब क्या करेंगे, अब क्योंकि मैंने इसमें माइनस की संख्या नहीं ली है, तो आप इस तरीके का भी ग्राफ बना सकते हैं जिसमें माइनस नहीं लेना हो, और आप चाहें तो आपको तो स्केल की सहायता से खींचना है। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये है मूल बिंदु O। 1 2, x में कहाँ तक लिया गया है, इधर आ रहा है 9 तक, इधर आ रहा है 10 तक। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि माइनस में ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैंने माइनस का थोड़ा सा छोटा ले लिया है। ठीक है, y में भी माइनस में हमने कुछ लिया नहीं है, तो ये -2 तक। y में अधिकतम कहाँ तक है, यहाँ पर 10 तक है, और यहाँ पर y 6 तक है, तो 10 तक लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि आपके पास तो ग्राफ पेपर है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। पैमाना इधर लिखेंगे कोने में, पैमाना एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष पर आप क्या लिखेंगे, एक बड़ा खाना बराबर इतना। ठीक है, पैमाना आप क्या लिखेंगे एक्स अक्ष पर, 1 2 3 माना है हमने, तो एक्स अक्ष पे भी आप लिख देंगे एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, बराबर 1 इकाई। ठीक है, ऐसे ही वाई एच पे भी हमने यही माना है, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वाई एच पे भी आप पैमाना लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आप इस वाली टेबल को पहले हल कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई के लिए हम टेबल हल कर रहे हैं, तो क्या होगा देखो, एक्स बराबर 4 के लिए वाई बराबर है 10, एक्स बराबर 4, वाई बराबर है 10, 4 10। अगला है एक्स बराबर 7, वाई बराबर 7, एक्स बराबर 7 7 7, क्योंकि आप ग्राफ पेपर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। 7 7 9 5 9, एक्स बराबर 9, वाई बराबर है 5। ठीक है, थोड़ा सा ये क्या है, ये जो डॉट है ना, ये थोड़ा सा मोटा है, इस चक्कर में फिर भी मुझे दिखता है वहाँ, और हो जाता है थोड़ा सा नीचे। ये आपका है एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 9। ठीक है, इसको आप, इन जो बिंदु हैं इनको आप स्केल की सहायता से मिला देना। मैं स्केल यूज नहीं कर रही हूँ, इसलिए इस तरीके से आ रहा है। आप स्केल यूज करेंगे तो आपकी जो लाइन आएगी, ये नहीं बनाना है तीर का चिन्ह, आपकी लाइन आएगी वो सीधी आएगी, स्केल से आप मिलाएंगे। फिर यहाँ आप इस समीकरण को लिख देंगे, समीकरण है आपका एक्स प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, ये समीकरण के लिए ये लाइन हो गई। अगले समीकरण के लिए क्या है, 6 के लिए है 2, एक्स बराबर 6, वाई बराबर 2, ये है 6 2। फिर है 7 3, 7 के लिए है 7 3। फिर है 9 5, 9 5, इसमें सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया था क्या, एक्स बराबर 5, एक सेकेंड, अच्छा ये पॉइंट यहाँ 9 5 लिखना है, 9 5, और ये 5 9 वाला पॉइंट यहाँ आएगा 5। अगला पॉइंट आपका है 9 5, तो ये 9 5 हो गया। अगला पॉइंट है 10 6, 10 के लिए कितना है 10 6। ठीक है, अब ये जो आपको बिंदु दे रखे हैं इनको आप मिला देंगे, और इस समीकरण का नाम लिख देंगे, आपको लिखना है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण हो गया। आपको इस बिंदु पे कटान बिंदु आपको मिल गया है, बिंदु क्या था 9, और बिंदु क्या है 5। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो है x बराबर 9, वाई बराबर 5। ठीक है, इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को जोड़ने पर 2x बराबर आ गया 18, x बराबर आ गया 9। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। इस तरीके से आप ग्राफ बना के आएंगे। इसी का जो अथवा में प्रश्न आया है वो इस तरीके से है, एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, तो इसमें सबसे पहले तो समीकरण बनेगा x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, क्योंकि 10 हैं
लड़कियां और लड़के दोनों हैं, तो ये समीकरण बनेगा। इसको सोल्व करेंगे, y बराबर 10 माइनस एक्स, फिर हम इसकी बनाएंगे टेबल एक्स वाई, एक्स की वैल्यू आप रखेंगे जो भी आपका मन करेगा, जैसे कि आप, हालांकि आप 0 भी रख सकते हैं, पर अगर आपको जो पैमाना है वो थोड़ा सा लंबा नहीं लेना है तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। 4 के लिए 6 और 6 के लिए 4। ठीक है, ये आपकी एक टेबल हो गई। 4 ये है 4। ठीक है, दूसरा क्या बन रहा है, यदि लड़कियों की संख्या, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमको मानना कैसे है। माना लड़कों, ये तभी बनाना, लड़कों की संख्या x है, ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या y है। तब प्रश्नानुसार इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, उसके बाद आप इस टेबल को बनाएंगे। ये वाली टेबल आपको दिख रही है, ठीक। पुनः प्रश्न क्या कह रहा है, पुनः कह रहा है कि लड़कियों की संख्या मतलब y माइनस एक्स बराबर है 2। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, 2 प्लस एक्स। यहाँ से आप बना देंगे एक और टेबल, एक्स। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू आप कुछ भी रखें, 1 रखें, 2 रखें, 2 रख दो तो y बराबर आ गया 4। x बराबर 3 रख दो, 3 और 2 5। x बराबर आप रख दो 4, y बराबर आ गया 6। ठीक है, x बराबर 6 रख दो तो 8, इस तरीके से। लेकिन 3 3 है तो 3 ले लेते हैं। 2 टेबल आपके पास बन चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाएंगे ग्राफ, क्योंकि इसमें भी नहीं है माइनस, तो हमको माइनस वाला पोर्शन ले लेना है थोड़ा सा कम। ये है x, x डैश, y, y डैश, मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ज़रूरत नहीं थी। 1 ये मूल बिंदु है, ओ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैमाना कोने पर, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और वाई अक्ष पर भी एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। -1 -1 -2 -3। ठीक है, अब देखिए टेबल क्या क्या थी हमारी। आप ग्राफ पेपर पर टेबल भी लिख सकते हैं, उससे जो एग्जामिनर होगा ना उसको बेनिफिट रहता है। टेबल थी हमारी, 1 मिनट, देखिए टेबल आपकी थी 2 8 4 6। ठीक है, 2 के लिए कितनी है 8, 2 8 4 6 4 6 और 6 4 6 4। इसको इस तरीके से मिला देना है, सीधी स्केल से मिलाओगे, फिर यहाँ समीकरण लिख देना है x प्लस वाई बराबर 10। दूसरी आपकी टेबल थी 2 के लिए 4, 2 4, फिर है 3 के लिए 5, 3 5, फिर है 4 के लिए 6, तो 4 के लिए 6, ये भी सीध में ही आएंगी और ये आप मिला दोगे इस तरीके से। ठीक है, और ये समीकरण लिख देंगे आप y माइनस एक्स बराबर 2। आपका आंसर आ गया है ये x बराबर 4 और y बराबर 6। मतलब लड़कियां हैं आपके पास, हमने लड़कियां मानी थी, y तो हैं 6 और लड़कों की संख्या है आपके पास 4। ठीक है, ये है आपका आंसर। प्रश्न नंबर 22 है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए बराबर है कॉसेक ए माइनस कॉट ए का। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें सर्वविदित नियम है 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। इसमें आप गुणा करेंगे ऊपर नीचे, 1 माइनस कॉस ए, परिमेयीकरण करने वाली स्थिति है ये। ठीक है,
अब देखिए ये 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है, अंडर रूट में ही क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉस है और 1 माइनस कॉस है, एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये तो आपका मैं एक बार ऐसे ही लिख लेती हूँ, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, ये आपका अंडर रूट दिख रहा है, ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट दिख रहा है, स्क्वायर अंडर रूट एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, अलग अलग भाग दे देंगे, 1 बटे साइन ए और कॉस ए बटे साइन ए। देखिए 1 बट्टे साइन ए क्या होता है, 1 बट्टे साइन ए होता है कॉसेक ए, और कॉस बट्टे साइन क्या होता है। ठीक है, LHS RHS बराबर हेंस प्रूव्ड। इसी में अथवा में एक प्रश्न आया था, प्रश्न नंबर 22 में ही अथवा में प्रश्न था, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से ही क्या करते हैं, ये खोल देते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे सीधा सीधा, तो साइन स्क्वायर ए 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको खोल रहे हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए साइन ए कॉसेक ए की वैल्यू 1 होती है, ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेती हूँ, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 2 साइन ए कॉसेक ए तो 2 गुणा 1। ठीक है, ये आपका कॉसेक स्क्वायर ए हो गया, ये हम यहाँ से हटा के यहाँ रख चुके हैं। 2 कॉसे सेक ए, इन दोनों की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये 2 गुणा 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1, ये 2 है ही, ये 2 है ही। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए है, 2 2 4 और 1 5। कॉसेक की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 5 6 7, कितना आ गया 7। फिर क्या बचा कॉट, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस बचा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अगला प्रश्न था निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले ज्ञात करेंगे क्या बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है। बहुलक वर्ग क्या है 40 से 55 वाला। ठीक है, ये बहुलक वर्ग हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एल। एल हो गई 40। ठीक है, बहुलक में यही तो चाहिए होता है। बहुलक वर्ग में आपको एल दिख रही है 40। देखिए हम कैसे निकालते हैं, F1 F2 F0। ठीक है, यही होता है। तो एल बराबर आपको दिख गया 40, F0 बराबर है 20, F1 बराबर है 44, F2 बराबर है 26 और H बराबर है 55 माइनस 40। ये भी कर सकते हैं, 25 40 का अंतर, 10 25 का अंतर, तो टोटल अंतर आपका है 15। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बहुलक। बहुलक तो हम रखेंगे बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। एल बराबर कितना है 40, F1 44, F0 20, 2 गुणा
44 माइनस 20 माइनस 26 और h बराबर है आपका 15। ठीक है, 40 प्लस 44 में से 20 जाएंगे तो आपके बचेंगे 24, ये हो गई 88 माइनस 46 गुणा 15। ठीक है, इसी पेज पे करना है इसलिए मैं थोड़ा सा यही कर देती हूँ। 24 ये आपके हो गए 46 88 तो 42 गुणा 15। ठीक है, कुछ काट देते हैं। 2 से 12, 2 से 21, कुछ काट पीट कर लेते हैं यहाँ पर ही। तो देखिए ये किससे काट सकते हैं, 6 से, 6 चौक 24 42। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना चाह रही इसलिए यही कर रही हूँ। 40 प्लस 15 का गुणा 4 से किया तो हो गया 60/7। ठीक है, कितना हो गया 60/7। 40 प्लस 8.57, आपका आंसर आ गया है 48.57। कितना आंसर आ गया है 48.57। ठीक है, इसी के अथवा में एक और प्रश्न था। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या है, एक्स निकालना पड़ेगा ना। तो x 0 और 20 का 10 30 50 70 90, ये f है ये x है, तो फिर हमें निकालना पड़ेगा fx। छः और 10 का 60 300 तेरह पंजे 65 650, ये कितना आ गया था 70 और 10 70 और 7 490 और 9 चौके 36। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं योग, यहाँ नहीं, बारंबारता पे तो योग करना ही है। देखो ऊपर लिख देती हूँ योग, आपको बारंबारता का योग करना है तो बारंबारता का योग आपका आ गया 40 और आपको fx का योग करना है तो fx का योग आ गया 1860। ठीक है, आपका जो माध्य होता है वो माध्य होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx है 1860, सिग्मा f है 40, 186/4। आंसर है आपका 46.5 इकाई या मात्रा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपको अपने नंबर कमेंट करने हैं कि आपके 80 में से कुल कितने नंबर आए हैं। जिसके 80 में से 80 आ रहे हों वो तो ज़रूर से ही कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।